Okay, dear students, let's start with question number 8. बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई का एडिशनल सैंपल क्वेश्चन पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सेक्शन बी में ये है क्वेश्चन नंबर 8. सो स्टूडेंट ऑब्टेन्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न. तो जो आपने वाईडीएसई पढ़ा है वो पूरा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. फॉर्म्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम येलो लाइट. येलो मतलब अराउंड 555 नैनोमीटर फिजिक्स लैब में. तो आपसे कह रहे सजेस्ट एनी टू मेथड्स, कोई से ऐसे दो तरीके आप बताओ. यानी आपको नंबर 1 नंबर 2 दो तरीके लिखते हैं. द स्टूडेंट कैन यूज, जिनका इस्तेमाल वो करे टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, जिससे कि फ्रिंजेस के बीच की दूरी बढ़ जाए. तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप उससे इसको गैस कर सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए. So fringe width in interference is given by, हम जानते हैं बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी. कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट्स का जो प्लेन है उनके बीच की दूरी, जो मीटर के ऑर्डर की होती है. स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी जो मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है. तो अगर हम चाहते हैं कि फ्रिंजेस के बीच की दूरी यानी बीटा बढ़ जाए, बीटा बढ़ने के लिए हमें लैम्डा तो फिक्स है, गिवन है येलो लाइट. कैपिटल डी को बढ़ाना होगा, स्मॉल डी को घटाना होगा. सो बाय इंक्रीजिंग कैपिटल डी, बाय डिक्रीजिंग स्मॉल डी. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट. व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि स्टूडेंट शिफ्ट कर देता है सोर्स को सच दैट इट इज स्लाइटली अबव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द टू स्लिट. तो क्लैरिटी के लिए आप क्या करें, इसका विजुअल यानी विजुअलाइजेशन बनाने के लिए डायग्राम बना लें. ये स्क्रीन है हमारे पास और ये स्लिट्स हैं S1 S2 और ये बीच में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या होगा अगर सोर्स को शिफ्ट करें जिससे कि इट इज स्लाइटली अबव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जो मेन सोर्स यहां था उसको हमने शिफ्ट कर दिया. अभी क्या सिचुएशन थी, इक्वल पाथ ट्रेवल कर कर रेस पहुंच रही थी सेंटर ऑफ द स्क्रीन इस पॉइंट पी पर अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया तो क्या होने वाला है, स्लाइटली अबव यहां शिफ्ट कर दिया तो ये पाथ छोटा हो गया, ये पाथ लंबा हो गया. तो इक्वल पाथ डिफरेंस के लिए जरूरी हो गया कि ऊपर से आने वाली रे ज्यादा पाथ ट्रेवल करे, नीचे आने वाली रे कम पाथ ट्रेवल करे. इट मींस इस पाथ को तो हमें छोटा करना पड़ेगा और इस पाथ को लंबा करना पड़ेगा. तो वो इस तरह से पॉसिबल होगा यहाँ कहीं, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ. डायग्राम देखने पर ऐसा लग रहा है हमको. So if the student shifts the source such that it is slightly above the perpendicular bisector of the two slits, then the central fringe also slightly shift by the same on the other side of the bisector. तो other side of the bisector का मतलब यही है कि source shift हुआ ऊपर, source shift हुआ ऊपर तो center bright maximum shift हुआ नीचे. Next, 8th का C. Compare the distance between central and first maximum. तो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम और फर्स्ट मैक्सिमा इनके बीच की दूरी विद दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा. तो पोजीशन का आपको आइडिया होना चाहिए, पोजीशन का फॉर्मूला पता है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो डिस्टेंस है nth मैक्सिमम और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच की, वो हमें दिख रही है. और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिख रहा है वाई एन लैम्डा डी बाई डी. एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट की डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो लैम्डा डी बाई डी जो कि फ्रिंज विड्थ के बराबर है. सेकेंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सब्ट्रैक्ट कर दिए पोजीशन में 3 लैम्डा बाई डी माइनस 2 लैम्डा बाई डी, लैम्डा डी बाई डी. तो ये लैम्डा फिर से उतने आ गया, दोनों ही फ्रिंज विड्थ के बराबर है. तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा दोनों बराबर है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा, और ये फ्रिंज विड्थ के बराबर है. तो हम इस तरह से आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज.
दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं ऐसा कुछ बोल रहे हैं। फॉल ऑन टू डिफरेंट मेटल सरफेसेस, फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग और दो अलग अलग मेटल सरफेस। ग्राफ जो है नीचे ये दिया हुआ है ग्राफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर और नीचे है फ्रीक्वेंसी। सो दोनों मेटल वर्क फंक्शन जो है वो है पोटेशियम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा एल्यूमिनियम 4.3। एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन ज्यादा है, पोटेशियम का कम है। हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई विच लाइन रिप्रेजेंट विच ईच मेटल, कौन सी लाइन कौन से, और इसका कारण भी बताना है। यानी खाली आंसर लिखने से नहीं चलेगा कि 1 क्या है 2 क्या है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है मतलब वर्क फंक्शन ज्यादा है, क्योंकि वर्क फंक्शन 5 से या W0 से हम दिखाते हैं, 5 से दिखा सकते हैं, और एक इसके बराबर होता है एच न्यू जीरो के बराबर होता है, ये न्यू जीरो की वैल्यू है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है एल्यूमिनियम, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये होना चाहिए एल्यूमिनियम, और ये होना चाहिए हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम यानी कालियम यानी के। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। 2.3 electron volt, aluminum 4.3 electron volt. So graph 2 for aluminum and graph 1 for potassium, और इसका सिंपल सा रीजन है। तो इस तरह से हम आंसर एक्सप्लेन करते हुए लिख देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट, राइट द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट ईच ऑफ द अबोव ग्राफ्स। इन दोनों ग्राफ को जो रिप्रेजेंट करती है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमको चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस c से लिख सकते हैं और उसका हमें स्लोप निकाल के लिखता है। सो हम इस तरह से लिखेंगे पहले ग्राफ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन k1 इक्वल टू, या हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कर सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू वन। उसका स्लोप जो है ग्राफ का वो प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है हम जानते हैं। और ग्राफ 2 के लिए भी k2 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू टू, क्योंकि यहाँ पे न्यू जीरो की जगह न्यू वन और न्यू टू है, इसलिए वैल्यू हमने इस तरह से लिखी। तो ये सॉल्यूशन चलेगा। नेक्स्ट सी पार्ट, स्टेट वन कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन ऐसी शर्त बतानी है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रेडिएशन for which the photoelectric current produced by it is proportional to its intensity। वैसे हम जानते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। कंडीशन ये है, एक तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती जाएगी। तो फॉर गिवन एमीटर यानी जो मेटल है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, यानी उसको हमने फिक्स कर दिया, मेटल को फिक्स कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कर दिया। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ये हम ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। प्रोवाइडेड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बात समझने की। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने रखा 4.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ए। तो ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, जैसे लैंग्वेज में बोला है। फोकल लेंथ लेंस के 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस लेंस ए से, जहां पर स्क्रीन को रखें जिससे कि इसकी इमेज बन जाए। पार्ट ए में ये पूछा है, तो डायग्राम बनाकर बेटर पिक्चर आपको मिलेगी। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर फॉर गेटिंग क्लियरिटी डायग्राम बनाना अच्छा रहता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके आगे आपने रखा है, तो यू हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमने लगाया विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और इससे हमने v पता कर लिया 36 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि स्क्रीन को रखना होगा 36 सेंटीमीटर पर इस लेंस से, तो वो इमेज बना देगा यहाँ। बी पार्ट, अभी हमने स्क्रीन को हटा दिया वहां से और इमेज को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए, फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस बी, एक कॉन्केव लेंस हमने वहां पे लगा दिया है बी, जिसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसकी रियल इमेज बना रहा है ये डाइवर्जिंग लेंस, और डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर पर बना रहा है लेंस बी से। तो डिस्टेंस हमें लेंस ए और लेंस बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सो ये वो कॉन्वेक्स लेंस था, ये ऑब्जेक्ट था, एक रे ऐसे गई दूसरी रे, ये लाइन
जो है अब आएगी डॉटेड। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे आप, ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो इमेज यहाँ बनती है, अब यहाँ थोड़ा सा तिरछापन आ रहा है। एक्चुअल में ये रे जो है स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए विद डॉटेड लाइन। इस लेंस का इफेक्ट इस पे नहीं है। अब ये जो इमेज है, ये लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और ये लेंस उसको डाइवर्ट कर देगा, इसलिए रे मिलेगी आई डैश पर, तो फाइनल इमेज बनेगी आई डैश पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला हमने यूज किया बी लेंस के लिए, तो यू डैश की वैल्यू जो है वो हम पता कर सकते हैं। फोकल लेंथ इसकी पता है -2, और इमेज की डिस्टेंस क्वेश्चन में ही दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर बनती है, तो यहाँ से हमने यू डैश निकाल लिया। और एक्चुअल में यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई थी, तो ये डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर में मार्क कर सकता हूँ ऑलरेडी, तो यू डैश 1.6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्लियरली 1.6 सेंटीमीटर को अगर मैं घटा देता हूँ 36 में से, तो 34.4 सेंटीमीटर ये दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 3 पार्ट हैं फिर से, ए बी सी, बारी बारी से तीनों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बिलीव टू कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। कई बार पूछा है बोर्ड में इस सवाल को, फिर से पूछ सकते हैं। गिव वन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दैट प्रूव्स दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव। तो जब भी ईएम वेव इंटरेक्ट करेगी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो सीधे हम दिमाग में क्या लाते हैं पिक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा एनर्जी लेकर, और वहां से निकल भी सकता है एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में मिल गई तो। सो ये किसकी वजह से है, ईएम वेव की एनर्जी की वजह से जो उसने इम्पार्ट की इलेक्ट्रॉन को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे हम आंसर लिखेंगे। बी पार्ट, व्हाट इज वन कॉमन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज। ओजोन लेयर, आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है। ग्लास विंडोज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए ओपेक है ग्लास। स्पेशल ग्लास गॉगल्स यूज वाइल वेल्डिंग मेटल्स, वेल्डिंग के दौरान जो हम यूज करते हैं वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए। तो इन सब में जो कॉमन है हम लिख देंगे ये, ऑल दीज आर ओपेक, डू नॉट अलाउ, ऑल दीज आर ओपेक फॉर द अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट सी पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आपको 3 पार्ट में ही मिलेगा क्वेश्चन, 3 नंबर का। एक इक्वेशन आपको लिखनी है दैट गिव्स द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मटेरियल मीडियम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। सो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो एप्सिलॉन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू है, और फिर हमें कंपेयर भी करना है स्पीड ऑफ ईएम वेव इन ए मटेरियल मीडियम एंड इन वैक्यूम। तो इस रिलेशन से आप लोग फैमिलियर हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको, स्पीड जो होती है 1/√ऑफ म्यू एप्सिलॉन के बराबर किसी मीडियम में, और एयर या वैक्यूम की बात करेंगे तो अंडर 1/√ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के बराबर। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है C/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। और में ऑप्शन में है रेड लाइट है वेवलेंथ लैम्डा, जो कि सिंगल स्लिट, यानी अब डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, वेव ऑप्टिक्स में हम आ गए, जिसकी विड्थ W है, विड्थ A की जगह W दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। अगर रेड लाइट को हमने रिप्लेस कर दिया ग्रीन लाइट से, जिसकी वेवलेंथ 0.75 टाइम्स है, यानी वेवलेंथ कम कर दी हमने, तो स्लिट विड्थ कितनी चाहिए होगी जिससे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न किसके लिए, ग्रीन लाइट के लिए सेम वहीं पर बने जहां रेड लाइट के लिए बन रहा था। तो ये जो रेड लाइट थी उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है वो 0.75 टाइम्स लैम्डा है। ऑब्वियसली कम होती है, वेरीफाई हो रहा है। तो ए बी सी 3 पार्ट है, पहले पार्ट ए देख लेते हैं हम उसका सॉल्यूशन। सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए एंगुलर पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो थीटा लैम्डा बाय डब्ल्यू, वैसे लैम्डा बाय ए होता था, तो ए की जगह डब्ल्यू है, थीटा डैश लैम्डा डैश अपॉन डब्ल्यू डैश। तो थीटा डैश को थीटा के बराबर रखा हमने, तो यहाँ से विड्थ आ जाती है 0.75 टाइम्स डब्ल्यू। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो काम बन जाएगा, यानी रेड लाइट के लिए डब्ल्यू विड्थ, जबकि ग्रीन लाइट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 0.75 डब्ल्यू। बी पार्ट, find the wavelength of the light that produces the first minimum at an angle of 30 degree through a narrow slit of width 0.8 micrometer.
सब डेटा दिया हुआ है, सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। सो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। फर्स्ट मिनिमम है तो अकॉर्डिंगली हमने कंडीशन रख दी लैम्डा अपॉन ए की जगह यहाँ पे डब्ल्यू। सी पार्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। अगर एंगुलर विड्थ पूछते तो कैपिटल डी नहीं आता, खाली आता 2 लैम्डा बाई ए। What will be the impact on the width of central maximum if the whole of the diffraction apparatus is immersed in a liquid of refractive index n? पूरे को डुबो दिया हमने, तो चेंज किस में आना है? डी और ए में तो आएगा नहीं, लैम्डा में चेंज आएगा। लैम्डा की जगह हो जाएगा लैम्डा डैश, जिसको हम लैम्डा अपॉन एन लिख सकते हैं। और उसी की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी विड्थ भी 1 अपॉन एन टाइम्स हो जाएगी। ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ कम्स टू सेक्शन सी, लास्ट पार्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप इसमें पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं अच्छी बात है, पैराग्राफ बिना पढ़े अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं और भी अच्छी बात है। तो चेक करते हैं क्या बिना पैराग्राफ पढ़े हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये पूछा है स्टेट द फॉर्मूला रिया कैन यूज टू फाइंड द अपर एंड डेप्थ ऑफ द कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि एक्चुअल डेप्थ अपर एंड डेप्थ वाला रिलेशन है। तो यहाँ क्वेश्चन में डेप्थ दी हुई है, डेप्थ ऑफ वाटर 1.5 मीटर। कहाँ दी हुई है? तो इसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये 1.5 मीटर डेटा आएगा। जब भी डेटा दिया हुआ है केस स्टडी क्वेश्चन में जो कि काम आ रहा है, उसके पार्ट्स जो है क्वेश्चन के उसमें, तो हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। सो प्रिया इज वॉकिंग स्लोली विद हर हेड अबोव द वाटर सरफेस इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में चलकर जा रही, सिर बाहर निकला हुआ है और वहां से ऊपर से नीचे देखती है जब, जो कि 1.5 मीटर गहरा है, उसको एक सिक्का नजर आता है बॉटम ऑफ द पूल, सीधे नीचे। तो कितना ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है वो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जो है 1.3 है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। अपर एंड डेप्थ जो उसकी दिखेगी उतना ऊंचा दिखेगा, डी डैश इक्वल टू डी बाई बी। तो ये फॉर्मूला काम आएगा। बी पार्ट में पूछ रहे हैं उस डेप्थ को कैलकुलेट करके निकालो। तो अब कुछ नहीं, वैल्यूज रखती हैं हमें 1.5 अपॉन 1.3, तो 1.15 मीटर गहराई पर वो दिखेगा, जबकि टोटल गहराई 1.5 मीटर है। तो शिफ्ट निकालना होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.5 में से 1.15। नेक्स्ट है सी पार्ट। अगर पॉल्यूशन पॉल्यूट हो जाए वाटर, कुछ मिला दिया उसमें अननोन लिक्विड, जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो अपर एंड डेप्थ पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता है। अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला जो है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो डेंसर मीडियम है तो अपर एंड डेप्थ कम होती है, रियल डेप्थ ज्यादा होती है। तो टी एक्चुअल अपॉन टी अपरेंट, तो टी अपरेंट हो गया टी एक्चुअल अपॉन एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज हो गया तो अपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि एन कम होने पर टी अपरेंट बढ़ जाएगा। Represent the ray diagram for the second case when Rhea looks at the coin in the air from inside the water. अंदर से बाहर की तरफ देखने पर किस तरह का दिखाई देगा? आपको ये जो रेज हैं ये डॉटेड बनाकर दिखानी होगी। जैसे आपको पता है कि एरोप्लेन या पतंग है, जहां होती है वहां से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देती है। तो वही केस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पर दिखाई कहाँ देगा? पानी में से देखने पर दूर दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन जो कि यहाँ हो रहा है 2 पॉइंट्स पे। किसी एक पॉइंट पे भी दिखा सकते हैं। तो डायग्राम सिमेट्रिकल बनाने के लिए 2 रेज ले ली हैं, एक रे से भी हम दिखा सकते हैं इसको, वो भी करेक्ट होगा अगर एक रे से दिखाएंगे आप। सो दिस इज द केस, ये डॉटेड लाइन से दिखाकर इमेज बनेगी दूर। तो एक्चुअल में एरोप्लेन ज्यादा ऊंचा दिखाई देता है हमको, जो रेयर मीडियम में है, होता थोड़ा नीचे है। ई पार्ट, फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द कॉइन फ्रॉम द वाटर सरफेस एज सीन बाय रिया अंडर वाटर। हमें कैलकुलेट भी करना है। When coin is in the air, height 1.5 मीटर from the water surface. तो apparent height h dash जो है वो म्यू टाइम्स h है। ज्यादा सही लिखें तो हम n से दिखा रहे हैं तो n टाइम्स h। नोटेशन आपको वही यूज करना है जो कि क्वेश्चन में दिया है।
और एनसीईआरटी में जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन यूज करते हैं हम लोग। तो एच डैश हो गया 1.3 इंटू 1.5 मीन्स 1.95 मीटर। ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए था, तो ऐसे हम क्रॉस चेक करेंगे आंसर को, ज्यादा या कम, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि हमने सही सॉल्यूशन निकाला है। तो बच्चों ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट। मैं आने वाले समय में कुछ और भी पेपर्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और पेपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू।